नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो रेलवे समान विज्ञान प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 लॉन्च हो चुका है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि ये एनटीपीसी CBT 1 जो अभी 2020-21 में हो चुका है, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसको इस प्रैक्टिस सेट में समाहित की गई है, जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही दोस्तों, हम इस वीडियो में जितने भी सेट हैं हमारे, उसको हमने फुल डिटेल में इसको डिस्कशन किया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहाँ से आप इस वीडियो की PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन क्वाड देखते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाएगी, आपके सपनों में जान भरेगी और आपको एक मजबूती प्रदान करेगी। तो दोस्तों देखिए, आज का मेरा मोटिवेशन कोट है कि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगी। यानी कि फ्रेंड्स, जो इंसान है, हम लोग इंसान हैं, बिना स्ट्रगल करने के बाद, यानी कि बिना संघर्ष के बिना स्ट्रगल करने से हम क्या हो सकते हैं, चमक नहीं सकते। यानी कि दोस्तों, हमें जो सफलता लेनी है तो हमको क्या करनी होगी, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हम कड़ी से कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि दोस्तों, पढ़ने वाले बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमें यदि जीवन में सफल होना है तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और इस चीज़ को हमें गांठ बांधना है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही कह रहा है कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक दिए किस तरह से मेहनत करने के बाद, किस तरह से अपने आप को तपाने के बाद जो है चमकता है, उसी तरह से हमें भी क्या करना है, अपने आप को तपाना है, यानी कि मेहनत करना है, और हमें अपने आप को चमकाना है, यानी कि हमें अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों, आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको जितने प्रश्न इस वीडियो में दिखाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हमारा होगा, देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि लकड़ी के घनाभ की बुमाएँ 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसका वजन दे रखा है 6.5 किलोग्राम है, तो इसका घनत्व क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जब लकड़ी की घनाभ के बारे में बात कर रही है तो घनाभ किस टाइप का होता है, ये इस टाइप का घनाभ होता है। दोस्तों, इसमें क्या करेगी, जो 10 सेंटीमीटर लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो और इसका वजन दे रखा है कितना, 6.5 किलोग्राम। तो दोस्तों, घनाभ का जो आयतन होगा, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमसे पूछा रहा है घनत्व क्या होगा। तो आप सबको पता होगा दोस्तों कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो हमको क्या होगा, सबसे पहले आयतन निकालना होगा, यानी वॉल्यूम निकालना होगा, तब जाके हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा घनत्व निकल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम LBH करेंगे, यानी कि 10 गुना 20 गुना 50 करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 पे पावर 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि घनाभ है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। इसको हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा कि घनत्व जो होता है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसलिए हमें इसको क्या करना होगा, मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 4 गुना 10 पावर क्या करेंगे, -6 करेंगे, तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है फिर, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 पावर 4 गुना 10 पावर -6 मीटर क्यूब। दोस्तों, हमने इसे ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि इस पावर को सेम करने के लिए, जो दोस्तों यदि बेस को सेम करने, यदि बेस सेम होता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब बेस सेम होगा, आपने करने में पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होता है तो जो पावर होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 पावर -2 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 पावर -2 मीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, घनत्व निकालना है। तो घनत्व निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए दोस्तों, घनत्व निकालना है हमको, तो क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना दे रखा है, 6.5 kg दे रखा है द्रव्यमान, और आयतन कितना दे रखा है हमारे पास, 10 पावर -2 मीटर क्यूब द्रव्यमान दे रखा है। दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे हम
तो 6.5 हो जाएगा। यदि उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 10^2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको ऐसे ले सकते हैं 6.5 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है ना, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 650 हमारा हो जाएगा। कौन सा? 650 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 650 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने क्या किया कि लकड़ी के घनाभ की बीमारी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दी रखी थी। तो हमने इसे क्या किया, पहले अपना इसका वॉल्यूम निकाल लिया, यानी आयतन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा था कि इसका घनत्व क्या होगा, तो घनत्व निकालने क्या होता है, फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो हमने आयतन जो निकाला कितना हमने निकाला, 10⁻² मीटर क्यूब निकाला। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दिया, द्रव्यमान 6.5 बटे 10⁻² मीटर क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 650 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। दोस्तों बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखेंगे हमारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आरेख किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ निरूपित करता है, वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। दोस्तों जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा इस तरह के प्रश्नों में तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसका जो है ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। तो 1/2 गुना 10 गुना 5 कर देंगे तो 2×5 10, यानी कि 25 मीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि दूरी जो हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखें दोस्तों हमारा। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमारे पास, रेखीय संवेग का सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम से नियमित होता है। तो दोस्तों देखिए रेखीय संवेग का सिद्धांत जो होता है न्यूटन के किस गति का नियम से संबंधित होता है, तो ये होता है किससे, न्यूटन के तृतीय गति नियम से। दोस्तों आपको बता दें जो रेखीय संवेग का संरक्षण होता है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित होता है। यह गति के जो नियम होता है दोस्तों ये क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर होता है। दोस्तों ये संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहता क्या है कि यदि किसी निकाय यानी सिस्टम पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, यदि मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे, इस पर कोई बाहरी बल जो है असंतुलित बल कार्य नहीं करता है, तो इस निकाय का कुल जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कुल जो ऊर्जा संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। यानी कि रेखीय संवेग का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम का प्रतिपादन करता है, यानी कि निगमित करता है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये भी न्यूमेरिकल हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कह रहा है किसी कार को 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें यदि कार का वजन 1500 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने का बस एक ही रूल है कि जो दे रखा है आप उसको लिखते जाएंगे तो आपका काम जो है वो आसान होते जाएगा। तो पहले हमको क्या दे रखा था, तो m की वैल्यू दे रखी है, द्रव्यमान कितना दे रखा है दोस्तों, 1500 kg द्रव्यमान दे रखी है, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों इस सेकंड समय कितना दे रखा है, 10 सेकंड समय दे रखा है, और वेग कितना है हमारे पास, अंतिम वेग दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ठीक है। और u की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये प्रारंभ से शुरुआत 0 से की है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका आवश्यक बल क्या होगा, F बराबर पूछा जा रहा है हमसे क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आप सबको को पता होगा कि F बराबर जो होता है वो क्या होता है, ma होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ma होता है। तो m की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना दे रखी है हमारे पास, 1500 दे रखी है, ओके। और a की वैल्यू हमको निकालना है, तो a कैसे निकलता है, त्वरण क्या होता है,
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो v माइनस यू बटे टी। v कितना दे रहेगा हमारे पास 30। 30 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या निकालेंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और कितना हो जाएगा समय, समय कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी फिर से मैं कर देता हूँ दोस्तों। देखिए f बराबर कितना हो जाता है, f बराबर हो जाएगा यहाँ पे m में हो जाता है, m कितनी हो जाएगी 1500। ओके फ्रेंड्स, और a की वैल्यू v माइनस यू बटे टी, 30 में से जब 0 घटाएंगे तो 30 ही हो जाएगा। और समय कितना दे रखा है हमारे पास, 10 सेकंड दे रखा है, तो इसको से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 4500 न्यूटन जो है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या रहा था प्रश्न हमारा कि एक कार को 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें यदि कार का वजन 1500 किलोग्राम दे रखा है। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जो भी पहले प्रश्न में दे रखा होगा आप उसे लिख लीजिएगा, और जो निकालने के लिए कहा जाएगा आप उसको भी लिख लीजिएगा, तो आपको आसानी से पता चल पाएगा कि आपको निकालना क्या है, आप इजीली इसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या दे रखा था कि यदि कार का वजन दे रखा है हमारे पास कितना 1500 किलोग्राम दे रखा था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था कि 10 सेकेंड में, तो टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 10 सेकेंड दे रखी थी। उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड का वेग से, तो अंतिम वेग जो होगा कितना 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि आवश्यक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि एफ की वैल्यू निकालिए, और यदि कार का वजन इतना दे रखा है तो प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दोस्तों आप सबको पता होगा एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, यानी कि द्रव्यमान का त्वरण होता है। तो द्रव्यमान कितना दे रखा था हमारे पास 1500 दे रखा था, त्वरण निकाल लिए। त्वरण क्या होता है दोस्तों, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बटा टी होता है। ठीक है, तो v का कितना था हमारे पास 30 था, और माइनस यू कितना था 0 था, और समय कितना था हमारे पास 10 सेकंड था। तो हमने इस फॉर्मूला में यहाँ पे पुट किया, तो 30 में से 0 घटाएंगे तो 30 ही बचेगा, और समय कितना था हमारे पास 10 सेकंड। तो 10 सेकंड की वैल्यू यहाँ पर रखिए, तो 0 से 0 काटा, और 4500 न्यूटन हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 4500 न्यूटन किस में है, ऑप्शन नंबर ए में 4500 न्यूटन है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न हमारा 5वां प्रश्न है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन देखिए क्या है, द्रव्यमान का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है आवेश का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है संवेग का संरक्षण, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, ऊर्जा का संरक्षण। इन 4 ऑप्शन में से जो है रॉकेट की गति पर जो लगता है वो कौन सा लगता है दोस्तों, संवेग का संरक्षण लगता है। दोस्तों आपको बता दें संवेग का संरक्षण जो होता है, यदि ये क्या होता है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। ठीक है, कोई बाहरी बल जब भी नहीं लगेगा तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जाता है दोस्तों हमारे पास कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। तो आपको बताना होगा कि संवेग का संरक्षण सिद्धांत जो है इस पर लागू होता है। दोस्तों क्या होता है कि जब कोई वस्तु में टक्कर होती है तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग जो होता है ये हमेशा बराबर होती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि टक्कर से पहले और टक्कर के समय का जो टक्कर के बाद का जो संवेग होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी कि संवेग जो होता है किसी भी हालत में नहीं बदलता है, यानी कि संवेग जो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। दोस्तों बात करते हैं संवेग की, तो संवेग कौन सी होती है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और संवेग का जो सही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का एसआई मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न को। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप बेल आइकन को दबाते हैं तो हमारी जितनी भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा, जिससे कि आप देख करके लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखेंगे हमारा। छठा प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों जो डॉक्टर आपने देखा होगा जो स्टेथोस्कोप होता है, जिसका आला बोलते हैं हम लोग क्षेत्रीय भाषा में, तो उसका उपयोग जो डॉक्टर करते हैं वो किसके लिए करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ध्वनि का व्यतिकरण के लिए, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन के लिए, तीसरा ऑप्शन है कौन सी, ध्वनि का अपवर्तन, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, ध्वनि का अध्यारोपण। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप जो होता है वो किस पे काम करता है, ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा कि स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप। साथ ही फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप जो होती है क्या होती है,
तो आपको बताना होगा कि हृदय की गति को, जो धड़कन की गति जो होती है उसको मापने के इस्तेमाल में इस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है एग्जाम में यही प्रश्न बनते हैं कि हृदय की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप की गति का प्रयोग करते, सॉरी स्टेथोस्कोप जो है ये इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों हमारी बात करते हैं सिस्मोग्राफ क्या होता है। सिस्मोग्राफ तो ये भूकंप की तीव्रता मापते हैं, किससे, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये 7वां प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। कह रहा है कि जी का मान क्या होता है, यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स। तो आपके पास ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुव पर कम होती है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है। और चौथा ऑप्शन कौन सा है, नियत रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें जी की वैल्यू जो होती है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस बात का आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कम होती जाएगी। साथ ही दोस्तों जो जी का मान होता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, मान लीजिए ये सतह है पृथ्वी का, इससे ऊपर जितना भी जाएंगे या उससे नीचे जितना भी जाएंगे तो जी की वैल्यू जो हो जाएगी हमेशा क्या होती, घटती जाती है। ठीक है, जी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा घटती जाती है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, स्मॉल जी की मान जो होती है हमेशा घटती जाती है। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं जी का मान जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, यानी कि महत्तम कहाँ पर होता है। तो जी की मान जो होती है मैक्सिमम कहाँ पर होती है, वो ध्रुवों पर होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि जी का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, ध्रुव पर जो होती है जी का मैक्सिमम वैल्यू होती है। वही बात दोस्तों करें कि जी का जो न्यूनतम मान होता है यानी कि मिनिमम मान कहाँ पर होता है, तो जी का मिनिमम मान कहाँ पर होगा, विषुवत रेखा पर जी का मिनिमम मान होता है, यानी कि न्यूनतम मान कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर जी का न्यूनतम मान होता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से आपको इस बात को रिपीट कर देता हूँ कि जी का मान जो होता है, सबसे पहले प्रश्न कह रहा था कि जी का मान क्या है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर जी का मान जो होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों बात करते हैं कि पृथ्वी जो सतह होती है उसके ऊपर या नीचे जाने पर क्या होती है, जी की वैल्यू हमेशा घटती जाती है। साथी फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि जी का मैक्सिमम मान कहाँ पे होगा, तो दोस्तों आपको बताना होगा जो जी का मैक्सिमम मान होता है वो कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे होता है। वही दोस्तों बात करते हैं जी का मिनिमम मान कहाँ पे होता है, यानी कि न्यूनतम मान जो होती है वो कहाँ पे होती है, विषुवत रेखा पे जी का न्यूनतम मान पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, 8वां प्रश्न होगा। 8वां प्रश्न कह रहा है कि सिरके, नींबू व दही में क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है क्षार, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, अम्ल, तीसरा ऑप्शन है ए और दो, बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सिरके और नींबू दही में क्या होती है, क्या होती है, एक अम्ल के रूप में पाई जाती है। आपने सुना होगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों सिरके, नींबू और दही में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको सबको पता होगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लैक्टिक अम्ल जो होता है वो दही में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सिरके में क्या होता है, सिरके में जो है नींबू है, सिरके, नींबू और दही में इस तीनों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों इसका पीएच वैल्यू जो होती है, अम्ल का पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 7 से कम होती है। ठीक है, और क्षार की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, तो सिरके में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। वहीं सल्फ्यूरिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और अम्ल ठोस, द्रव या गैस किसी अवस्था में रह सकता है। यानी दोस्तों जो अम्ल होती है, ये अम्ल ये ठोस में भी रह सकती है, द्रव में भी रह सकती है और गैस के रूप में भी रह सकती है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अम्ल जो है ये किस किस अवस्था में रह सकती है, तो ठोस यानी कि सॉलिड में रह सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गैस में रह सकती है, उसके बाद क्या हो सकता है, द्रव यानी कि जो मैटर है उसमें रह सकती है। ठीक है, तरल पदार्थ में रह सकती है, इसमें सॉलिड, गैस और द्रव में रह सकती है। तो सिरके जो है, नींबू, दही किसमें पाई जाती है, अम्ल का एक रूप है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा होगा कि एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या हो, सस्ता हो, दूसरा है कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, तीसरा ऑप्शन है उच्च ऊष्मीय वाला हो और चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आदर्श ईंधन उसे कहते हैं जो आदर्श
वो क्या हो, उसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते हो, यानी कि सस्ता भी हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला भी हो, ठीक है, कम उच्च उसमें मान वाला भी हो। तो इस प्रकार जो है ये सभी जो गुण जिसमें होंगे वो आदर्श ईंधन के रूप में कहे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से अधातुओं को पहचानिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधातु हमको कौन सा है इस ऑप्शन में, हमको वो चूज करना है। तो आपके पास ऑप्शन है CO यानी कोबाल्ट, फेरस यानी कि लोहा, ये सोडियम हो गया, इसको ये फ्लोरीन है। तो दोस्तों इसमें जो है अधातु कौन सा हमारा, फ्लोरीन जो है ये अधातु हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन के अलावा जितने भी अक्रिय धातु होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, वो सभी क्या होती है, अधातु के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये अक्रिय गैस जितनी भी होती है वो क्या होती है, अधातु होती है। अभी दोस्तों आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में केवल 18 तत्व ऐसे हैं जिसको अधातु के रूप में अभी तक रखा गया है। वही दोस्तों बात करते हैं धातु को, तो कुल 80 तत्व ऐसे हैं जिसको धातु तत्व के रूप में आवर्त सारणी में जगह दी गई है। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा कि मीथेन CH4 एक अणु में क्या होते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है केवल एकल आबंध है, दूसरा है केवल द्वि आबंध है, तीसरा ऑप्शन है केवल त्रि आबंध है, और चौथा ऑप्शन कौन है, एक एकल और त्रि आबंध है। तो दोस्तों मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार का होता है, C सिंगल बॉन्ड चारों तरफ से लगा रहता है H। तो दोस्तों ये जो है ये मीथेन का क्या है, मीथेन का ये क्या है, संरचना सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा A, यानी कि केवल एकल आबंध जो होते हैं किसमें, मीथेन के अणु में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 12वां प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 32 दे रखा है और परमाणु संख्या 16 दे रखा है। तो इस तत्व इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, A बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, और परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है N की मान यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि Z बराबर क्या होता है, P बराबर P होता है और E होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, वहीं परमाणु संख्या के बराबर होगी। यानी तो दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो परमाणु संख्या है ये तीनों कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा रहा है N की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो N बराबर जो होता है फॉर्मूला दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस N। ठीक है, क्या होता है, A बराबर P प्लस N होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। वह दोस्तों P की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो P की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस N की वैल्यू हमको निकालना है, तो N की वैल्यू इतनी हो जाएगी। जब 32 में से 16 घटाएंगे क्योंकि ये बराबर के इधर आएगा तो 16 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा बराबर N हो जाएगा। तो जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि N की वैल्यू यानी कि न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको बताना होगा कि इसकी न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो की जो किसी प्रकार की कठिनाई होती है देखने में या कोई प्रश्न को समझने में, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रख सकते हैं। कोई भी परेशानी हो या कोई शिकायत हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और आपकी सेवा करने के लिए हम हमेशा तत्पर रह सकें। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न होगा हमारा न्यूमेरिकल प्रश्न है दोस्तों, जो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु के संवेग की गणना करें, यानी कि संवेग हमसे पूछा जा रहा है और कह रहा है क्या क्या दे रखा है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि आप जब भी न्यूमेरिकल बनाइए दोस्तों, आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो प्रश्न में दे रखा होगा डाटा सबसे पहले उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है उसको भी लिख लीजिए, तब आपको अचानक से याद रहेगा, अचानक से आपको आइडिया आएगा कि हमको ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न में कि क्या क्या दे रखा है हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है, 50 किलोग्राम दे रखा है, यानी कि M की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 50 kg दे रखी है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ये 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 6 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, संवेग की मान पूछा जा रहा है, यानी कि P यानी कि मोमेंट
पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, आप सबको को पता होगा दोस्तों कि संवेग का वैल्यू क्या होती है, तो पी बराबर होता है एम भी, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग। तो हमारे पास द्रव्यमान कितना दे रखा था, 50 kg दे रखा था, और वेग कितना दे रखा था दोस्तों, तो वेग हमारे पास कितना दे रखा है 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 × 6 = 300। ठीक है, 300 क्या होगा दोस्तों, तो केजी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा और प्रति सेकंड हो जाएगा, सेकंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है हमारे साथ। देखिए ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है कि मीटर प्रति सेकंड, ये इन्वर्स लगा रहा है, इसमें नहीं लगा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि आप जब भी इसको बटे में कीजिएगा, यानी कि 300 किलोग्राम दे रखा है और मीटर प्रति सेकंड, जब इसको बटे में करेंगे तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ऑब्लिक नहीं लगाएंगे तब जाकर माइनस में होगा तो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्लिक नहीं लगा रहा है, इसमें जो इन्वर्स लगा रहेगा वही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हमको मोमेंटम निकालना था, संवेग निकालना था। तो संवेग क्या होता है, पी बराबर एम भी होता है। तो एम हमारे पास 50 kg दे रखा था, भी 6 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा था वेग। तो हमने क्या किया, संवेग निकालने के लिए पी बराबर एम भी जो फॉर्मूला होता है उस पर पुट किया, तो हमारा रिजल्ट जो है 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ गया। दोस्तों आपसे एग्जाम में संवेग का जो मात्रक भी पूछा जाता है तो आपको बताना होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये संवेग की मात्रा होती है। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न होगा, कह रहा है कि लोहा के गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें जो गैल्वेनीकरण होता है इसका काम क्या होता है, जस्ताकरण होता है, जैसे जस्ता को चढ़ाना, यानी कि किसी भी जो धातु होती है उसमें जो जंग लग जाता है तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं, यानी कि उसमें जिंक की परत जो है चढ़ाते हैं। तो जब भी जिंक की परत चढ़ाते हैं उसमें, तो उसमें जो है उस धातु में जंग नहीं लगता है। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न क्या है कि पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है। दूसरी कि पानी में जो रोगाणु होती है, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया होती है, उसको नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है क्लोरीन का करते हैं, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और चौथा ऑप्शन कौन है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो पानी में जो रोगाणु होती है, यानी कि बैक्टीरिया होती है, वायरस होती है, उसको हटाने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। किसका, तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो करते हैं रोगाणु को हटाने के लिए करते हैं। दोस्तों बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या होती है, ये एक हैलोजन ग्रुप का सदस्य होता है। ठीक है, और आवर्त सारणी में हैलोजन को वर्ग यानी कि समूह 17 में रखा गया है। आप इस बात को भी याद रखिएगा कि क्लोरीन जो होता है ये हैलोजन ग्रुप का सदस्य होता है और समूह 17 में आवर्त सारणी में रखा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा 16वां प्रश्न होगा आज की इस वीडियो का, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो दोस्तों परमाणु में क्या होती है, जो केंद्रक होता है ये, इसके चारों ओर जो होती है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये मुक्त जो चक्कर लगाते हैं इसके बारे में किसने बताया था, हमसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो बताया था ये नील्स बोर के द्वारा ये बताया गया था। ठीक है, तो नील्स बोर के द्वारा जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बताया गया था। नील्स बोर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जो होती है चारों ओर चक्कर लगाती है, नाभिक के चारों चक्कर लगाती है, वो किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया था। साथ ही फ्रेंड्स रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि परमाणु में एक धनात्मक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ये रदरफोर्ड के द्वारा कही गई बातें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है 17वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा जब हम पैदा करते हैं उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, आपके पास ऑप्शन है कोयला का, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट का, तीसरा है यूरेनियम और चौथा ऑप्शन कौन सा है, कॉपर। तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं जो परमाणु ऊर्जा पैदा करते हैं उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम जो है
रेडियो एक्टिव तत्व है उसका प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। दोस्तों बात करते हैं यूरेनियम की, तो प्रकृति में पाए गए तत्वों है उसमें सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 92 होती है इसकी परमाणु संख्या। और दोस्तों बात करते हैं इसकी जो परमाणु भार होती है, द्रव्यमान होती है, वो कितना होती है? 238 होती है इसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, किसका? यूरेनियम का। यह हो गया कौन सा? इसकी परमाणु संख्या 92 हो गई और इसका जो भार हो गया 238 यूरेनियम का परमाणु भार है। और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो परमाणु ऊर्जा में क्या करती है? ऊर्जा पैदा करने का काम करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न होगा दोस्तों हमारा। प्रश्न कह रहा है कि रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा कौन सी है? यानी कि रेगिस्तान में जो वन रोपण में बाधा होती है, वृक्षों को नहीं रोप पाते हैं तो उसका क्या कारण है? आपके पास ऑप्शन है कम वर्षा होती है, दूसरा ऑप्शन उर्वरता विहीन होती है, चौथा ऑप्शन है कौन सा? वृक्षों का रोपण, और चौथा ऑप्शन कौन सा? चरने वाला पशु। तो दोस्तों रेगिस्तान में जो वन रोपण होती है उसका कारण जो होती है वो क्या होती है? कम वर्षा। कम वर्षा के कारण जो होती है ये वृक्ष जो है वहाँ पे सूख जाते हैं, यानी कि जो दलदली वहाँ पे नहीं बन पाती है, वहाँ का ज़मीन में जो है दोस्तों क्या होता है? सूखा होने की वजह से नमी की कमी रह जाती है, जिस कारण से वहाँ पे वन जो होती है वहाँ पे नहीं उग पाते हैं। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंपोर्टेंट प्रश्न होगा 19वां प्रश्न कह रहा है कि दाल चीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? यानी कि जो दाल चीनी होती है वो किस पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो आपके पास ऑप्शन है पत्ते से, दूसरा ऑप्शन है तना से, तीसरा ऑप्शन है छाल से और चौथा ऑप्शन कौन सा है? जड़ से। तो दोस्तों दाल चीनी जो होती है पेड़ के छाल से प्राप्त होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और लीची का जो कौन सा भाग खाते हैं यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो लीची का भाग खाते कौन सा? एरिल जो है, एरिल, ये लीची का जो भाग खाने लायक होता है। अगला प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न होगा। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलॉइड क्या होती है? तो दोस्तों तंबाकू में जो उपस्थित एल्कोलॉइड होती है वो कौन सा होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है कुनेन, दूसरा ऑप्शन है एट्रोपिन, तीसरा ऑप्शन है निकोटीन और चौथा ऑप्शन कौन सा गया? एफेड्रिन। तो दोस्तों जो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि तंबाकू में जो है निकोटीन पाया जाता है, इसको एल्कोलॉइड कहते हैं। वही दोस्तों बात करते हैं कॉफ़ी में क्या होता है। कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं उसमें क्या होता है? कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, और कोको में क्या होता है? कोको में ब्रोमीन और कैफीन दोनों पाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां प्रश्न हमारा होगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेफिस होती है, कान की हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी। वही बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है कौन सा? जांघ की हड्डी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी जो होती है वो जबड़े की हड्डी होती है, जिस पे एनामल की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न होगा हमारा आज की इस वीडियो का। प्रश्न कह रहा है कि पोषकों का वायुमंडल में जिन सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है उत्पादक कहते हैं, दूसरा अपघटक कहते हैं, तीसरा उपभोक्ता कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पोषकों को वायुमंडल में जिन सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, उसे क्या बोलते हैं? अपघटक के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपघटक क्या होता है? दोस्तों अपघटक जो होती है ये मुख्यतः कवक एवं जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक मुख्यतः जो होती है ये कवक प्लस जीवाणु होते हैं अपघटक, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा 23वां प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है पाचक ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन कौन सा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है संवेद ग्रंथि, तीसरा है अश्रु ग्रंथि और चौथा ऑप्शन कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि। दोस्तों इन चार ग्रंथि में से जो हार्मोन्स का जो निर्माण करती है वो है कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जो हार्मोन निर्माण से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। साथ ही फ्रेंड्स जो पीयूष ग्रंथि होती है, अबटू ग्रंथि होती है,
आदि जो प्रमुख ग्रंथि होती है ये क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, ये सभी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हमारा 24वां प्रश्न होगा आज की वीडियो का। प्रश्न कह रहा है कि द्विनाम पद्धति यानी कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है पादप प्राणी का 2 बार नामकरण, दूसरा ऑप्शन है जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, तीसरा ऑप्शन है जीवधारी को 2 नाम, एक वैज्ञानिक और दूसरा स्थानीय, और चौथा ऑप्शन है जीव के जीवन में 2 पर्वावस्थाएं यानी कि फेजेज। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्विनाम पद्धति जो दिया था उसमें जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं, ये बात कही गई थी। अब दोस्तों बात करते हैं कि द्विनाम पद्धति आखिर दिया किसने था। तो दोस्तों कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था, इसलिए उसको द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं। साथ ही फ्रेंड्स कैरोलस लिनियस को वर्गीकृत का जन्मदाता भी कहते हैं, वर्गीकृत का जन्मदाता भी कहते हैं। और द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है दोस्तों ये क्या होता है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। किसमें, द्विनाम पद्धति में जो जीवधारी होती है उसका जो नाम होता है वो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और वहीं दोस्तों बात करते हैं कि द्विनाम पद्धति दिया किसने था, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति को दी गई थी। दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है, आपके पास ऑप्शन है चुकंदर का केंद्र विगलन, दूसरा ऑप्शन है आलू का विगलन, तीसरा ऑप्शन है गन्ने का लाल विगलन, और चौथा ऑप्शन कौन सा, कपास की मलानी। तो फ्रेंड्स जो पादप रोग होता है इसमें चुकंदर का केंद्र विगलन जो होती है इसके कमी से ये रोग होती है। ठीक है, साथ ही आपको दोस्तों बता दें जो धान में खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होती है, धान में खैरा रोग होता है वो जस्ते से कमी से होती है। और नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है वो किसकी कमी से होती है, तो तांबे की कमी से होती है नींबू में लिटिल लीफ रोग। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख करके लाभ उठा सके। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। दोस्तों आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।